हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सिद्धांत सिंह सोलंकी है और आज हम करेंगे क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसमें आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम सबसे पहले चालू करेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल्स के बारे में, जिसका हमें एक पार्ट पढ़ना है जो कि है लीनियर पॉलिनोमियल। बट उससे पहले हम ढंग से जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। चलिए अब हम करते हैं व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं। देखो, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, और वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे देखो, कांस्टेंट जैसे मान लीजिए आप कोई नंबर लीजिए, 5 है। अब 5 की वैल्यू हमेशा 5 ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि 5 की वैल्यू कभी 6 बन जाएगी। अगर आप माइनस का 7 ले रहे हो तो उसकी वैल्यू हमेशा माइनस का 7 ही रहेगी, चेंज तो हो नहीं सकती। अगर ये वाली बात मैं किसी भी नंबर के लिए बोलूँ तो सही रहेगी। देखिए, आप मान लीजिए कि √2 है। अब √2 की वैल्यू हमेशा √2 ही रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि √2 आज √2 है कल √5 बन जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट वो है जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। तो अगर मेरे को किसी को कांस्टेंट डिफाइन करना है तो मैं उसको ऐसे बोल सकता हूँ कि कांस्टेंट इज समथिंग हुज वैल्यू नेवर चेंजेस, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, हुज वैल्यू नेवर चेंजेस। अच्छा, मैं इसमें सारे नंबर डाल सकता हूँ, कोई सा भी दुनिया का नंबर होगा उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है तो वो चेंज नहीं होती। हम सारे नंबर्स को दुनिया के कांस्टेंट बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, वेरिएबल की बात करते हैं। देखो, जैसे इसका नाम है वेरिएबल, वेरी कर सकता है, जो कि चेंज कर सकता है अपनी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे देखिए, x है या y है या z है। अगर मैं x की वैल्यू 10 रखूँगा वो वैल्यू 10 बन जाएगी, अगर मैं इसकी वैल्यू 12 रखूँगा उसकी वैल्यू 12 बन जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, आप A B C D में से किसी को भी ले सकते हो। उसके अलावा भी आप मान लो ये थीटा है, अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इन सभी की वैल्यू चेंज हो सकती है। बेसिकली कांस्टेंट आपका वो दोस्त है जो कि मुसीबत में आपके साथ आता है, जो कभी बदलता नहीं है। तो वेरिएबल वो है ऐसा दोस्त जो कि मौका पड़ने पे क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है, तो इसको उतार लीजिए। देखो, पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं। अब देखिए, पिछले साल यानी कि 8th क्लास में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा होगा। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए, कोई भी कांस्टेंट को अगर आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं और वेरिएबल की जो पावर है यानी कि जो उसकी डिग्री है, सॉरी डिग्री नहीं पावर ही है, अगर वो रैशनल नंबर है, वेरिएबल की पावर अगर रैशनल नंबर है, इस फॉर्म का कोई भी नंबर हो या एक्सप्रेशन हो, हम उसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ। अगर मैं एक कांस्टेंट लेता हूँ, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर, तो मैंने ले लिया 7। वेरिएबल में हम किसी को भी ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया y। और रैशनल नंबर कोई सा भी ले लो आप, जैसे मान लीजिए आपने लिया 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7y³। अब ध्यान से देखिए, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पावर रैशनल नंबर है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। ठीक है, और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, एक कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिया -5, ठीक है, वेरिएबल में हम किसी को भी ले सकते हैं, मैंने लिया z, और पावर रैशनल नंबर होनी चाहिए। अब रैशनल नंबर बहुत तरीके के होते हैं, अगर हम इसकी जगह 3/2 ले लें तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ जी है। देखिए, 5 कांस्टेंट है, z हमारा वेरिएबल है, और पावर हमारी रैशनल होनी चाहिए थी, जो कि भाई 3/2 तो अपना रैशनल नंबर होता ही है। तो ये एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। ऐसी बहुत सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर सिर्फ एक मैं
7 लिख देता हूँ। अब क्या 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो कईयों के दिमाग में आएगा कि हाँ भाई कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल नहीं है इसके अंदर, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसा सोचेंगे। पर देखो कांस्टेंट है, वेरिएबल की जगह में अगर y रख दूँ और उसकी पावर को 0 कर दूँ, क्योंकि देखिए किसी की भी पावर 0 1 होता है, तो आना तो वापस 7 ही है ना भाई। देखो ये तो बन जाएगा 1, आएगा तो 7 ही, इसका मतलब मैं हर नंबर को ऐसे लिख सकता हूँ भाई। देखो कांस्टेंट ये हो गया, वेरिएबल नहीं था लेकिन हमने डाल दिया और उसकी पावर क्या कर दी, 0 रख दी। इससे क्या होगा, इससे ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ जाएगा। दूसरी बात कि y की पावर 0 रखने से 7 की कोई वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, 7 तो अभी भी 7 ही रहेगा, 7 1 7 आ जाएगा वापस। तो इसका मतलब हर नंबर क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, हर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरी कांस्टेंट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब यही बात अगर मैं वेरिएबल के लिए चेक करूं, मान लीजिए मैं सिर्फ एक वेरिएबल लिख दूं, जैसे कि मैंने लिख दिया y। अब क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो देखो कांस्टेंट इसमें है ही नहीं, दिख नहीं रहा, वेरिएबल तो ये खुद हो गया और इसकी पावर अभी 1 होगी क्योंकि y लिखा हुआ है, तो y की पावर अकेला y है तो 1 मानते हैं हम उसकी पावर। कांस्टेंट नहीं है अगेन, तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो देखो कांस्टेंट की जगह में अब मैं y की पावर 1 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 1 इंटू वाई की पावर 1। भाई चेंज थोड़ी होगा, रहेगा तो तब भी y ही। तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा इस केस में, कांस्टेंट, वेरिएबल ये रहा और पावर रैशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी क्वालिफाई हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। तो इसका मतलब सारे वेरिएबल भी क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो हम यहाँ से क्या देख सकते हैं कि एवरी वेरिएबल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा क्यों, देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक पार्ट पॉलिनोमियल्स है जिसको अभी हमें इस साल पढ़ना है। तो पहले आप इसको उतार लो, अब हम इससे पॉलिनोमियल निकाल के दिखाते हैं आपको। देखो अभी अपन ने पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहचानना सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस फॉर्म की होती है। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही क्या निकलते हैं, पॉलिनोमियल्स। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म अपन ने क्या लिखी थी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और उसकी पावर क्या थी, रैशनल नंबर। अब अगर मैं इसी फॉर्म में हल्का सा चेंज कर दूं, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट रहने दूं, वेरिएबल की जगह वेरिएबल रहने दूं, रैशनल नंबर की जगह पावर को क्या कर दूं, होल नंबर, देन ये फॉर्म का कोई भी एक्सप्रेशन आपको क्या बनेगी, पॉलिनोमियल्स। अब देखो कुछ पॉलिनोमियल्स आपको लिख के दिखाता हूं। अगर मैं कांस्टेंट की जगह 5 ले लूं, वेरिएबल की जगह y ले लूं और होल नंबर में आप कोई सा भी ले सकते हो, तो जैसे मैंने 3 लिया, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। अच्छा अब अगर मैं माइनस का 5 ले लूं, वेरिएबल की जगह z ले लूं, पावर में 0 ले लूं, अगेन ये पॉलिनोमियल होगा। भाई क्यों, क्योंकि कांस्टेंट की जगह ये है, वेरिएबल की जगह ये है, 0 जो है वो होल नंबर होता है, तो ये इस चीज़ को क्वालिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल। देखिए किसी की पावर 0 क्या रहता है, 1, तो आना तो इससे वापस क्या है, माइनस का 5 ही। अब यहाँ से हमें एक बात और जानने को मिली कि हर नंबर इस हिसाब से क्या होगा, पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर मान लो मैं सिर्फ 7 लिख दूं और पूछूं कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ है। कैसे, देखो 7 एक कांस्टेंट है, वेरिएबल इसके अंदर है नहीं अभी, तो अगर मैं वेरिएबल की जगह z लिख दूं या y लिख दूं, कुछ भी लिख दूं और उसकी पावर को 0 कर दूं, आएगा तो वापस 7 ही, मैंने नंबर में तो कोई चेंज किया नहीं। और हाँ कांस्टेंट, वेरिएबल और उसकी पावर होल नंबर, ये वाली बात भी पूरी हो गई। तो इससे हमको क्या पता लगता है कि एवरी नंबर इज अ पॉलिनोमियल। और यही बात हमने अभी पीछे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए भी बोली थी। अच्छा
अब अगर मैं वेरिएबल्स पे चेक करूं कि क्या सारे वेरिएबल पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया y, क्या y पॉलिनोमियल है? तो देखो कांस्टेंट इसमें दिख नहीं रहा, तो अगेन हमने जो पीछे किया था, मैं 1 को इंटू वाई लिख सकता हूँ y को। अब हम कांस्टेंट देख पा रहे हैं, वेरिएबल देख पा रहे हैं, और रही बात पावर की, तो देखो अकेला 1 है, सॉरी y है, तो y की पावर तो 1 रहेगी, यानी कि और 1 जो है होल नंबर होता है, ये भी क्वालिफाई कर रहा है। तो हाँ भाई, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। यहां से हमको क्या पता लगता है कि एवरी नंबर इज ऑल्सो एवरी वेरिएबल इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं, एवरी वेरिएबल इज अ पॉलिनोमियल। चलो भाई, अब सारे नंबर पॉलिनोमियल हैं, सारे वेरिएबल पॉलिनोमियल हैं, सारे नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हैं, सारे नंबर और सारे वेरिएबल भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में फ़र्क क्या है। फ़र्क तो हमने देख लिया, एक तो पावर का है, उसके अलावा हम पहचानते कैसे हैं अगर दोनों दे दिए जाएं कि कौन सा क्या है। तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जिसमें अपन ये पहचानेंगे कि कौन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन पॉलिनोमियल है और कौन दोनों ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक कॉलम बना देता हूँ, ये हो गई, इसमें अपन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इधर लिख देते हैं पॉलिनोमियल, और इधर लिख देते हैं नन, जो दोनों ही नहीं है। ठीक है, 4-5 एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो, अच्छा फॉर्म मैं दोनों की लिख रहा हूं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म क्या थी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर। पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या थी, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल और पावर में क्या था, होल नंबर। अब देखो, अगर मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां पे एक्सप्रेशन लिखूंगा और अपन उसको ही चेक करेंगे कि भाई ये है कि नहीं है। अगर मैंने यहां लिखा 5x³, ठीक है, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या? तो हाँ भाई देखो, फॉर्म के हिसाब से कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर में रैशनल नंबर है, 3 रैशनल नंबर होता है। हाँ जी, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल है क्या? कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर होल नंबर है, उस हिसाब से ये पॉलिनोमियल भी हुआ। ठीक है, अब अगर मैं यहां लिख देता इसकी जगह 7y की पावर -2, बहुत ध्यान से देखना, क्या अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, -2 रैशनल नंबर तो होता है, उस हिसाब से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। ठीक है, अब क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में हमें ये बोला है कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होना चाहिए और -2 होल नंबर नहीं होता, तो इस हिसाब से ये वाला पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अब अगर मैं लिख दूं अकेला एक नंबर 6, तो अपन ने पीछे अभी करके देखा कि हर नंबर क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है, क्योंकि कांस्टेंट ये खुद, वेरिएबल की जगह हम z मान लेते हैं, डाल दिया, और उसकी पावर क्या रख देंगे, 0। तो हर नंबर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा और हर नंबर पॉलिनोमियल भी बन जाता है। तो नंबर को हमें चेक नहीं करना है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं हर वेरिएबल की बात करूं, जैसे मैंने x ले लिया, तो अगेन हमने पीछे पढ़ा था कि हर वेरिएबल भी क्या होता है, पॉलिनोमियल भी होता है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होता है। तो कौन से हैं जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होते? अब देखो, अगर मैंने यहां लिखा 7y की पावर √2, अब थोड़ा ध्यान से देखना, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, पर जो पावर है वो रैशनल नहीं है। इस बार √2 इर्रेशनल नंबर होता है,
और इर्रेशनल नंबर है, इसी वजह से हम इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं बोल सकते। अब अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है तो पॉलिनोमियल तो वैसे ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? देखो, जो चीज़ रैशनल नंबर ही नहीं है वो होल नंबर तो हो नहीं सकती। फिर भी एक बार चेक करते हैं, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, बट रूट 2 होल नंबर नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल भी नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक दो केस और हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए 5y की पावर अगर मैं ले लूँ कोई सा भी इर्रेशनल, रूट 11 ले लिया। अगेन ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है, बट पावर में जो है रैशनल नंबर नहीं है, इस वजह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ। पॉलिनोमियल, अब जब अलजेब्रिक ही नहीं है तो पॉलिनोमियल को तो आपको देखना ही नहीं है, वो तो होगा ही नहीं। तो यहाँ से हमको एक चीज़ और मानने को मिलती है कि भाई अगर कभी पॉलिनोमियल है, अगर कभी पॉलिनोमियल है तो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए चेक करना पड़ सकता है, पर अगर कभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं। यहाँ से हम क्या पता लगाते हैं, एवरी पॉलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हर पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है। बट नॉट एवरी algebraic expression is polynomial। आप चाहे तो देख भी सकते हैं, जो algebraic expression होकर भी polynomial नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ सकते हैं polynomials के बारे में और ज़्यादा। देखिए, हमने पॉलिनोमियल को पहचानना सीख लिया, इस पे एक दो नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज वगैरह में। आपको 4-5 ऐसे पॉलिनोमियल्स दिए जाएंगे या और पूछ लिया जाएगा कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अभी न्यू बुक के हिसाब से हमें सिर्फ लीनियर पढ़ना है, बट अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, क्योंकि ये आगे भी आता है, तो ये सारा नोट डाउन करना। अब चलते हैं हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलिनोमियल पढ़नी पड़ेगी। देखिए, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है पॉलिनोमियल की कि अगर आप कभी पॉलिनोमियल में, अब मैं पॉलिनोमियल को PO लिख रहा हूँ, पॉलिनोमियल जोड़ोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल ले लो कि 5x² है, अब इसमें मैं 7x² जोड़ रहा हूँ तो आएगा क्या, 12x², जो कि एक और पॉलिनोमियल है। ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल और ये भी पॉलिनोमियल आया। पॉलिनोमियल में से आप कभी पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी पॉलिनोमियल ही आएगा। एग्जांपल ले लो कि 12x³ है माइनस 7x³ है, क्या आया, 5x³। पॉलिनोमियल में से पॉलिनोमियल माइनस किया, पॉलिनोमियल ही आया। अच्छा, अगर मैं पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करूं तो भी पॉलिनोमियल ही आता है। क्यों भाई? देखो, 5y² है इंटू माइनस का 3y है, तो ये क्या आएगा, माइनस का 15y का क्यूब। अगेन कांस्टेंट, वेरिएबल, पावर, होल नंबर, तो पॉलिनोमियल है। एक केस है जहां आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वो है डिवीजन का। डिवीजन में भी पॉलिनोमियल आता है, बट एक कंडीशन के साथ कि कभी आप पॉलिनोमियल को डिवाइड करो पॉलिनोमियल से तो आएगा पॉलिनोमियल, कभी कभी नहीं भी आएगा। तो मैं उसकी एक कंडीशन बताता हूं आपको। यहां पे कभी आप पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करो तो एक चीज़ याद रखना, जो न्यूमरेटर है, यानी कि जो ऊपर वाला है, न्यूमरेटर की पावर, न्यूमरेटर की पावर जो हाईएस्ट पावर होगी या डिग्री, डिनोमिनेटर से ज़्यादा होनी चाहिए, डिनोमिनेटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मैंने लिखा 5x³ अपॉन में x², ठीक है, या 2x² लिख दिया। चलो, अब इसका आंसर क्या आएगा जब हम डिवाइड करेंगे, तो 5/2 तो सेम ही रहेगा। x³ से x² जब आप
एक्सपोनेंट्स का रूल लगाओगे तो 2x कैंसिल हो जाते हैं, 1x बचेगा, यानी ये बचा हमारे पास में। कांस्टेंट की जगह 5/2 हो गया, वेरिएबल की जगह x है, उसकी पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं रिवर्स कर दूं या मैं इसकी जगह ये लिख दूं 7y² और अपॉन में मैं लिख दूं 21, या मैं अपॉन में लिख दूं चलो ऊपर लिख देता हूं 21y² अपॉन में लिख दूं 7y⁴। अब ये पॉलिनोमियल नहीं आएगा। क्यों? कि देखो जब आप इसको कट करोगे तो ऊपर 21 कट जाएगा, 7 से 3 आ जाएगा, लेकिन y² से जब y⁴ काटोगे तो नीचे y⁴ 2 बचेगी। ठीक है, अब इसी बात को आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि किसी की पावर अगर कोई वेरिएबल नीचे रह जाता है या कोई नंबर नीचे रह जाता है, और आप जैसे वेरिएबल ले लेते हैं, अगर अपन नीचे और उसको ऊपर लाएंगे, अब अपन उसकी पावर नीचे पॉजिटिव है, तो अगर आप ऊपर लाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। अब यहाँ एक दिक्कत आ गई कि कांस्टेंट और वेरिएबल तो है, पर जो पावर है वो होल नंबर नहीं है इस समय, -2 होल नंबर नहीं होता है। अगर मेरे से कोई पूछता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो हाँ है, लेकिन अगर कोई पूछेगा आपसे कि क्या ये पॉलिनोमियल है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखो -2 तो होल नंबर होता ही नहीं है, तो ऐसे में आपको याद रखना है कि जो ऊपर वाले की पावर है अगर वो ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल आएगा, और अगर कम है तो पॉलिनोमियल नहीं आएगा। ठीक है, कंडीशन को याद रखना, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिग्री और टर्म्स के बारे में। अब देखो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को अपन क्या कहते हैं? उसकी डिग्री। अब हाईएस्ट पावर कैसे पहचानेंगे? तो देखो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, मान लीजिए ये लिखा है और ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसकी पावर है 2, इसकी पावर है 3, और क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की हमेशा जो पावर होती है वो होती है 0। तो यहाँ पे मुझे हाईएस्ट पावर जो दिख रही है वो क्या दिख रही है? 3। तो हाईएस्ट पावर को ही हम क्या बोल देते हैं? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। बहुत आसान है इसको देखना। अब मान लो जैसे मेरे को ये दे दिया कि 5x की पावर 7 है प्लस 7x की पावर 100 है प्लस 9x, इस तरह का। तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर ये है 100, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? 100। ठीक है, अब मान लो इसमें भी 2-4 केसेस थोड़े कंफ्यूजिंग आ सकते हैं आपके लिए, कि जैसे मान लीजिए अगर मेरे को सिर्फ ये लिख के दे दिया 5, अब इसकी डिग्री पूछ ली, अभी तो अकेला ही है, तो इसकी पावर क्या हो सकती है? तो अभी अपन ने पीछे लिखना सीखा इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में, कि मैं इसको लिखूंगा 5 × x की पावर 0। अब क्योंकि वेरिएबल की पावर 0 है तो कई बच्चे इसको 1 लिख के आ जाते हैं कि भाई इसकी जो पावर होगी वो 1 होगी, क्योंकि 5 की पावर तो 1 है, हम समझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो 5 की नहीं पूछ रहा है, इस समय एज अ पॉलिनोमियल पूछ रहा है आपसे। तो एज अ पॉलिनोमियल इसकी जो पावर है वो कितनी है? 0। ठीक है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। और इसी के आगे आप ऐसे लिख लो, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट पॉली। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल हुआ सिर्फ, मान लीजिए y है, अब इसको हमने उस फॉर्म में कैसे लिखा था? 1 × y की पावर 1, क्योंकि क्लियरली यहाँ पे y की पावर 1 है। वेरिएबल की तो पावर देखते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 1। हर वेरिएबल की डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे हिसाब से अब आप किसी की भी डिग्री बता सकते हैं। अच्छा, डिग्री तो हमने पढ़ ली। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में आपको डिग्री के बेसिस पे भी पॉलिनोमियल आते हैं।
तो इन्हें बहुत अच्छे से उतारना, क्योंकि आगे अभी जब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो ये काम आएंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं टर्म्स के बारे में। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बाद में अब हम पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के। देखिए टर्म्स क्या होती है। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जैसे कि ये है, आपने वैसे भी 8th क्लास में ये चीज़ करी होगी कि आपको ऐसे दे देते थे और पूछते थे कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। जैसे इस वाले पॉलिनोमियल में हमारे पास 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स क्या हैं? 4 टर्म्स हमारे पास हैं। एक है हमारे पास 5x³, एक है 5x², और अगर मैं इसको माइनस का कर दूं तो एक है मेरे पास माइनस का 7x और एक है 9। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल 4 टर्म्स है। बहुत ईजी है इसको पहचानना, कोई दिक्कत नहीं है। पर कभी कभी कन्फ्यूज़न करने के लिए वो क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो मैंने ऐसे दे दिया यही वाला क्वेश्चन, अब थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया। अब 1 2 3 4 5 टर्म्स दिख रही हैं, पर एक्चुअली में ये है इसमें 4 ही टर्म्स। कैसे कि माइनस का 18 और प्लस का 12, ये तो सॉल्व होके माइनस का 6 हो जाएगा। अगेन हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास 4 टर्म आ जाएंगी। सॉरी, अच्छा एक और चीज़ इसी वाले केस में, एक और चीज़ कि 5x³ और 5x³ जोड़ करके कितना हो जाएगा? 10x³ माइनस का 18 और प्लस का 12 जोड़ करके क्या हो जाएगा? माइनस का 6। अब दिखने में ये 5 टर्म लग रही थी, पर एक्चुअली में कितनी थी? 3 टर्म। तो थोड़ा सा ऐसा आंखों का धोखा कर सकते हैं वो। अब मेरे हिसाब से आपको टर्म्स क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो 2 बेसिस पे बांटते हैं हम पॉलिनोमियल को। पहला बांटते हैं हम उसको डिग्री के बेस पे। अभी हमने पीछे पढ़ा कि डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब डिग्री बेस पे हमारे पास में 3 मेन तरीके के पॉलिनोमियल्स होते हैं। हम 4 पढ़ लेते हैं, चलो। पहला होता है लीनियर। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। दूसरा होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक, जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। तीसरा होता है क्यूबिक, फिर होता है बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, ऐसे कोई लिमिट नहीं है इन पे कि 4 से ज़्यादा पावर नहीं हो सकती है, पर हमारे मेन कोर्स में ये 3 ही आते हैं, और जो हमारा चैप्टर है वो इसके ऊपर है पूरा। ठीक है, फिर भी हमें ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि आगे काम आते हैं। क्यूबिक तक तो, बाई क्वाड्रेटिक इतने काम नहीं आते। अब लीनियर मैंने जैसे अभी बताया, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? हाईएस्ट पावर 1 होगी। ठीक है, और मैं इसका आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 5x+9। अब हो सकता है शायद नहीं दिख रहा हो, फिर मैं बोल के बता रहा हूँ। 5x+9, यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो x की पावर है वो 1 है। भाई 9 की तो 0 ही रहेगी क्योंकि तो कांस्टेंट है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को अपन लीनियर कहते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक कौन सा हुआ? जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अच्छा, तो ये कैसा दिखेगा भाई? जैसे देख लो 7y² माइनस 9y, ये हो सकता है, क्योंकि देखो हाईएस्ट पावर तो 2 ही है ना। और एग्जांपल ले लो इसका एक कि 7z² प्लस 12y प्लस 9। अगेन हाईएस्ट पावर तो 2 ही है। अच्छा, तो क्यूबिक की बात करें, अब क्यूबिक शायद यहाँ आएगा नहीं, मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। बाई क्वाड्रेटिक को अपन उधर खसका देंगे। क्यूबिक जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3 होगी। भाई क्यूब में 3 डायमेंशन होते हैं, आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो। तो 5y³ माइनस 7y²। अगर मैं इसमें सिर्फ 2 टर्म्स भी लिखूं, अगेन पावर तो हाईएस्ट 3 ही है ना, तो ये हो गया क्यूबिक। ऐसे सिमिलर एग्जांपल आप और लिख सकते हो। फिर अब मैं बाई क्वाड्रेटिक की बात करूं, देखो बाई मतलब होता है 2,
और क्वाड्रेटिक मतलब भी 2 ही था यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगी इसकी हाईएस्ट पावर। ठीक है, एग्जाम्पल 5y की पावर 4 माइनस 7y क्यूब प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, बस 4 होनी चाहिए। तो ये जो हमने पॉलिनोमियल्स पढ़े, ये पढ़े हमने डिग्री के बेस पे। अच्छा, तो इसी तरीके से टर्म्स के बेस पे भी होते हैं कि भाई किस में कितनी टर्म्स हैं। तो देखो, टर्म्स के बेस पे आपने पहले 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। मोनोमियल में एक ही टर्म होती है, बाइनो में 2 टर्म्स होती हैं, बाई मतलब 2 होता है, ट्राइनो में 3 टर्म्स। ये और ज़्यादा आसान है, पर इसमें कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकते हैं। देखो कैसे, अब मोनोमियल है तो एक टर्म होगी, तो मैंने लिख दिया 7x। अब पहली बात, 7x एक ही टर्म है, 7 और x अलग अलग नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि 7x प्लस 9, तो ये नहीं है मोनोमियल। ठीक है, ये क्लियरली सबको दिख रहा है, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। पर कभी कभी वो क्या करेंगे कि आपको ऐसे लिख के दे देंगे 7x प्लस 5x। अब आदमी ये देखेगा कि भाई इसमें 2 टर्म है, तो ये तो मोनोमियल होना नहीं चाहिए, पर ये मोनो ही है, क्योंकि ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा 12x। तो थोड़ा सा आंखों के धोखे से हमको बचना है। ठीक है, 2 टर्म की बात करें तो अगेन 7x प्लस 9 एग्जाम्पल हो सकता है बहुत अच्छा, कुछ भी लिख लो। 5y स्क्वायर प्लस 5, अगेन आपको पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर इसकी 100 हो करोड़ हो, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये देखना है टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2। और लास्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल, तो इसमें 3 टर्म होंगी, तो 7x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9, 3 टर्म है। अच्छा, वेरिएबल आप एक ही रखो, क्योंकि जो आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो अभी, उसमें हम एक ही वेरिएबल से काम चला रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना कभी सेम टर्म्स ना दे दे, वो एड ऑन हो रही होंगी क्योंकि वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्राइनो, ये हो गया बाइनो, ये हो गया मोनो। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मेरे हिसाब से अब आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा 2 तरह के पॉलिनोमियल और याद रखना आप, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ। एक हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक हमारा जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे कि 5 हो गया, हर नंबर पॉलिनोमियल होता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर आपसे डिग्री पूछ ली जाए तो आपको क्या बोलना है, डिग्री कितनी रहेगी इसकी, 0। टर्म्स इसमें एक ही होगी, टर्म्स कितनी होंगी, 1। जीरो पॉलिनोमियल की बात करें, जीरो पॉलिनोमियल तो ऐसे ही 0 लिखा रहेगा सिर्फ। भाई देखो, 0 को मैं कांस्टेंट इंटू वेरिएबल की पावर होल नंबर लिख सकता हूँ, 0 इंटू 0 और उसकी पावर, या फिर 0 इंटू एक्स और उसकी पावर, कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, आना तो 0 ही है। ठीक है, तो डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड आती है। क्यों, क्योंकि नहीं सॉरी नॉट डिफाइंड नहीं, डिग्री आती है एनी नंबर, आप कुछ भी रख लो उसका डिफाइन रहेगा ये उसके लिए। ठीक है, टर्म्स अगेन एक ही रहेगी इसमें। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हमारा लास्ट 1-2 टॉपिक बचे, उसको ख़त्म करके हम लोग एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। देखो, अब अगर कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करें, कोएफिशिएंट बहुत इजीली आप पहचान सकते हो। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 5x स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, अब अगर मेरे से कोई पूछे कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो देखो कोएफिशिएंट कुछ नहीं, आपको ऐसे देखना है कि जैसे कोई टर्म लिखी है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को उठाओ, अब उसमें देखो एक्स स्क्वायर के साथ कौन चिपका हुआ है या कौन मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कौन है,
5 है भाई, ये 5x² के साथ चिपका है, तो यही कोएफिशिएंट हो गया। अगर कोई मेरे से पूछे x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, तो अगेन आप आराम से बता सकते हो 5 ही है। चलो इसको चेंज कर देते हैं, 6 रख देते हैं, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया x का, 6 हो गया। अब अगर मैं इसी को थोड़ा सा ऑल्टर करूं, 7x³ - 4y², एक ही वेरिएबल रखते हैं, +8x + 9। अब मेरे से कोई पूछे कि x³ का कोएफिशिएंट क्या है, तो पहले टर्म लिखी 7x³, ये वाली। कोएफिशिएंट क्लियरली क्या दिख रहा है आपको, 7। आपको ऐसे नहीं लिखना है, मैं बस बता रहा हूँ, आपको प्रॉपर वहाँ पे लिख के आना है। मैं जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो प्रॉपरली करेंगे, ठीक है। -4x², ये सॉरी x² का पूछ लिया किसी ने, तो मैंने टर्म लिख दी माइनस का 4x²। अब x² के साथ 4 नहीं है, ध्यान रखना, x² के साथ कौन है, माइनस का 4 है। साइन का ध्यान रखना है, प्लस के साथ तो लगता नहीं है, तो इसके साथ लगाना पड़ेगा। अब x का कोएफिशिएंट पूछ ले कोई मेरे से, तो x वाली टर्म लिखी, x का कोएफिशिएंट 8 हो गया। 9 अकेला है तो उसका कोई कोएफिशिएंट नहीं हो सकता, कांस्टेंट का आप कोएफिशिएंट नहीं बता सकते, ठीक है। तो अब आप आराम से कोएफिशिएंट्स भी बता सकते हो। यहाँ हमारे लगभग सारे टॉपिक्स पूरे हो गए जो कि हमें एक्सरसाइज से पहले पढ़ने थे। अब हम एग्जाम्पल्स पे चल सकते हैं। पहला एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे वो हमें कह रहा है, राजू वेंट टू अ शॉप वेयर देयर वर सील्ड बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑन सेल। मतलब राजू एक दुकान पे गया, वहाँ पे बंद डब्बे पड़े हुए थे सेल के लिए। शॉप ओनर टोल्ड हिम दैट द रेड बॉक्सेस हैव 4 पेन्स ईच एंड द ब्लू बॉक्सेस हैव 5 पेंसिल ईच। जो दुकानदार था उसने उसको बोला कि भैया जो ये लाल वाले बॉक्स हैं इसके अंदर 4 पेन हैं, हर एक लाल बॉक्स में कितने पेन हैं, 4 पेन हैं। और जो ब्लू वाले बॉक्स हैं, 4 क्या हैं, पेन हैं। जो ब्लू वाले बॉक्स हैं उनमें 5 पेंसिल हैं, हर एक ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल हैं, 5 पेंसिल हैं, 1 2 3 4 5, और कलर क्या है, ब्लू, ठीक है। अब वो कह रहा है अगर राजू ने x रेड बॉक्सेस खरीदे, x तो उसने रेड बॉक्सेस खरीद लिए, और y ब्लू बॉक्सेस खरीदे, तो कितनी जल्दी वो टोटल क्वांटिटी निकाल सकता है इसकी, अगर उसके पास 3 एक्स्ट्रा पेन भी हैं, मतलब 3 पेन खुले पड़े हैं, वो डब्बे में नहीं है। अब मान लो जैसे मैं शॉप पे गया, मैंने उससे बॉक्सेस खरीदे, तो अगर मैं मान लो एक बॉक्स खरीदता हूँ पेन का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक बॉक्स खरीदता हूँ पेन का और एक बॉक्स खरीदता हूँ इसका क्या बोलते हैं, पेंसिल का, ठीक है। ये ब्लू कलर का किसका है, पेंसिल का। तो मैंने अगर एक पेंसिल का बॉक्स खरीदा और एक पेन का बॉक्स खरीदा, तो एक पेन के बॉक्स में मेरे पास 4 आ जाएंगी क्या, पेन, और एक पेंसिल का बॉक्स खरीदूंगा तो 5 उसमें मेरे पास क्या आ जाएंगे, पेंसिल, और 3 पेन मेरे पास खुले पड़े हैं। तो अगर उसने x पेन के बॉक्सेस खरीदे हैं और हर एक में 4 हैं, तो जैसे ही आप मान लो एक डब्बा खरीदोगे तो 4 आ जाएंगे, 2 खरीदोगे तो 8 आ जाएंगे, तो x खरीदोगे तो 4x आ जाएंगे पेन। अच्छा, पेंसिल की बात करें तो एक बॉक्स खरीदोगे तो 5 आएंगे, 2 खरीदोगे क्योंकि इसमें 5 है उसमें 4, और 2 खरीदोगे तो 10 हो जाएंगे, तो एक y खरीदोगे तो 5y आ जाएंगी टोटल पेंसिल आपके पास में। अच्छा, इसके अलावा 3 पेन क्या खुले पड़े हैं, तो पेन वाले सेक्शन में ही 3 हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है, जो बाहर खुले पड़े हैं, बॉक्स के साथ नहीं आएंगे। तो टोटल जो होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा कि 4x तो हो गया, 4x + 3 तो हो गया पेन वाला पार्ट, और 5y हो गया पेंसिल वाला पार्ट। तो मैं इसको अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, 4x + 5y + 3। अगर हमारे पास इसका नंबर पता चल जाएगा कि हमने कितने बॉक्स खरीदे, तो हम एग्जैक्ट नंबर भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि अभी हमें पता नहीं है, तो हमें एक्सप्रेशन को ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। एग्जांपल 2 में देखिए वो हमें क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ L मीटर्स एंड विड्थ W मीटर्स
हैज़ टू बी फेंस्ड एंड डेकोरेटेड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, पहले तो हम एक रेक्टेंगल बना लेते हैं कि भाई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, लेंथ जो है इसकी L मीटर है, तो ये हो गई हमारी लेंथ, और जो विड्थ है वो W मीटर्स है, तो यहाँ W, यहाँ भी W और यहाँ लेंथ। ठीक है, इस पे फेंसिंग करनी है, मतलब वायरिंग करनी है और उसको सजाना है। ठीक है, जो वायर फेंस है वो इस तरीके से लगानी है, इज टू बी लेड डाउन अलोंग द लेंथ कॉस्टिंग 100 रुपीज पर मीटर, एंड अ वुडन फेंस इज टू बी लेड बिल्ट अलोंग द विड्थ कॉस्टिंग रुपीज 80 पर मीटर। मतलब दो तरीके की वायर लगानी है आपको। ठीक है, एक जो तार आता है अपना वो लगाना है लेंथ पर, मतलब लेंथ वाले पार्ट पे आपको सिर्फ वायर लगानी है। ये लेंथ वाला पार्ट है, यहाँ पे हमने ये लाल कलर की क्या लगा दी, वायर लगाई है। ठीक है, जिसकी कॉस्ट है 100 रुपये पर मीटर, तो लाल वाले की कॉस्ट है 100 रुपये पर मीटर। ठीक है, और लकड़ी की फेंसिंग करनी है, जो लकड़ी के वो दीवार बनाते हैं ना खेत के आसपास, वैसी फेंसिंग करनी है आपको। किस पे, विड्थ पे। अब विड्थ पे इसको करनी है लकड़ी की, तो हम उसको बना रहे हैं यहाँ पे ब्लू, जिसकी कॉस्ट है, लकड़ी सस्ती है तो उसकी कॉस्ट है 80 रुपये पर मीटर। ठीक है, अच्छा, कुछ स्पेशल सीड्स भी बोने हैं उसमें, इसमें लिखा है कि भैया स्पेशल सीड्स हैव टू बी सोन, बोने हैं थ्रू आउट द गार्डन कॉस्टिंग 50 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, क्योंकि गार्डन है तो सजाना पड़ेगा, तो उसमें बीज डालने पड़ेंगे बीच में फूल उगाने के लिए। तो थोड़े जो सीड्स हैं वो हैं 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर। देखो बीज तो आप अंदर ही बोओगे, जब आप बीज बोओगे तो उसके लिए आपको इसका एरिया चाहिए होगा, उस हिसाब से आप खर्चा निकाल सकते हो। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि टोटल खर्चा इस पूरे में कितना आएगा, वायरिंग में भी और बीज बोने में भी। देखो पहले हम वायरिंग की बात कर लेते हैं। वायरिंग के लिए आप ऐसे सोचो कि भैया अगर मैं नॉर्मल वायर की बात करूं अभी, है ना, पहले ऊपर जो वायरिंग है उसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं कि लेंथ जो है वो है L। ठीक है भाई, वायरिंग के लिए तो हमें पेरीमीटर चाहिए होता है, पर यहाँ पे दो अलग अलग तरीके की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ वायर लगा रहा है, यहाँ पे लकड़ी की कर रहा है। तो पहले हम वायर का निकाल लेते हैं। लेंथ L है और मुझे वायर यहाँ से यहाँ लगाना है और यहाँ से यहाँ लगाना है, मतलब 2 बार लगाना है, तो L प्लस L मेरे पास टोटल 2L हो गए, और पर मीटर मेरे से वो 100 रुपये लेगा। मान लो मेरे पास 2L मीटर वायर है, पर मीटर वो मेरे से 100 रुपये ले रहा है, तो 2L इंटू 100 हो जाएगा, यानी 200L। ये किसका खर्चा आ गया हमारा, वायर का। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अब मेरे को लकड़ी की फेंसिंग करनी है यहाँ पर, तो अगर मैं लकड़ी की फेंस की बात करूँ तो भाई हो तो विड्थ पे ही रही है, और विड्थ हमारे पास कितनी है, एक विड्थ यहाँ है एक विड्थ यहाँ है, टोटल 2 विड्थ हो गई। तो विड्थ प्लस विड्थ, कितनी विड्थ हो गई हमारे पास, 2 विड्थ हो गई, और इसकी कॉस्टिंग क्या है 80 रुपये पर मीटर, तो ये 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 इंटू 2W यानी कि ट्वाइस ऑफ विड्थ, ये हो जाएगा 160। ठीक है, ये हमारा वायर का खर्चा है, ये हमारा लकड़ी का खर्चा है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अब हमारे को क्या करना है, एक खर्चा और है कि भाई मैं यहाँ पे बीज बोऊंगा इसके अंदर, तो मुझे उसके लिए इसका एरिया चाहिए। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप सबको आता होगा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, नॉर्मली होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ या फिर विड्थ एक ही बात है। लेंथ की जगह L है, ब्रेथ की जगह W है, तो LW हो गया, L इंटू W। अच्छा इसकी कॉस्टिंग कितनी है, 50 रुपये पर स्क्वायर मीटर, तो मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 LW खर्चा आ गया मेरा किसका, अंदर बीज बोने का। टोटल खर्चे की बात करें, टोटल खर्चा हमारा 3 तरीके से होना था कि वायरिंग पे, लकड़ी पे, प्लस इस पे बीज बोने पे।
तो यहाँ पे मैं सीड लिख देता हूँ। वायरिंग पे मेरा खर्चा हुआ 200 एल, लकड़ी पे मेरा खर्चा हुआ है कितना 160 डब्ल्यू, और उस पे मेरा खर्चा हुआ है 50 एल डब्ल्यू। ये हमारा आ गया टोटल खर्चा जो कि वायरिंग, वुडन और बीज बोने में लगेगा। अब हम चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। चलिए लास्ट एग्जाम्पल पे आ गए हम। A wire of length 20 centimeter is bent in different ways to form rectangle. For example, we can have a rectangle with length 7 centimeter and width 3 centimeter. एक तार है हमारे पास में जिसकी टोटल लेंथ हमें पता है कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मोड़ करके इन्होंने क्या करा, एक रेक्टेंगल बना दिया। तो ऑब्वियसली इसका जो पेरीमीटर होगा वो 20 ही होगा, क्योंकि वायर की टोटल लेंथ तो हमें पता ही है। अब ये कह रहा है कि मान लो हम एक रेक्टेंगल इसको ले सकते हैं कि भाई इसकी अगर मैं लेंथ 7 ले लूँ 2 मिनट के लिए, तो विड्थ 3 हो जाएगी। सही बात है भाई, देखो 7 और 7 14 हो रहा है, 3 और 3 6 हो रहा है, टोटल हमारा फिर से 20 हो रहा है। ठीक है, वो कह रहा है वी कैन ऑल्सो हैव वन ऑफ द रेक्टेंगल, वन ऑफ लेंथ 5.5 एंड विड्थ 4.5। ये भी बात सही है। अगर मैं इसे 5.5 लूँ तो ये भी 5.5 हो जाएगी, क्योंकि लेंथ इक्वल होती है। और अगर ऑटोमेटिकली ये दोनों क्या हो जाएंगी 4.5। देखो टोटल करोगे इन दोनों का हो रहा है 11 और इन दोनों का हो रहा है 9, तो अभी भी 20 ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ सच रेक्टेंगल। अच्छा, क्या हम इसके एरिया के लिए और हमारे से इसके पेरीमीटर के लिए भी बोला है और एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं क्या? तो देखो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मान लो मुझे कुछ भी ना पता हो इसमें कि लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, बस मुझे इतना पता है कि इसका टोटल कितना है 20 है, पेरीमीटर कितना है 20 है। तो अपने को पेरीमीटर के बारे में क्या पता है भाई? जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है वो होता है 2 × L + B, लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे ए बी को x मान लूँ 2 मिनट के लिए लेंथ को, तो ये वाली भी x हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि इस पूरे का टोटल 20 है तो मुझे अब ये चाहिए ये कितना होगा। तो लॉजिक लगाओ, देखो 20 में से पहले तुम ये 2x माइनस करो। ठीक है भाई, मैं इसको मान लो ये टोटल, ये अगर 5 होता तो 5 नहीं, अपन इसको ले लेते 6 होता तो अपन क्या करते ये निकालने के लिए 6 + 6 12 करते, 12 को 20 में से माइनस करते 8 बचता, उस 8 को 2 से डिवाइड करते, तब जाके 4 और 4 ये आती। भाई देखो अगर मैं इसे 6 लेता हूँ तो ये भी 6 हो जाता 12। अब टोटल क्योंकि 20 था तो बचा कितना, 20 में से 12 गया 8। अब 8 इन दोनों में बराबर बराबर बटेगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कैसे निकाला हमने? इन दोनों का जो टोटल था उसको पहले 20 से माइनस किया और फिर उसको 2 से डिवाइड किया। अभी इन दोनों का टोटल है 2x, तो मैंने इसको 20 से माइनस कर दिया। अब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास AD और BC की लेंथ आ जाएगी, जो कि क्या आएगी, आप 2 से दोनों को डिवाइड करोगे तो 10 - x आ गई। अगर मैं इसे x ले रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 10 - x। ठीक है, क्योंकि हमें पेरीमीटर दिया हुआ है तो हमें उसने बोला एक्सप्रेशन लिखो किसके लिए, एरिया के लिए। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में हम क्या जानते हैं भाई? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बारे में हम ये जानते हैं कि भैया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ की जगह मेरे पास x है, ब्रेथ की जगह मेरे पास 10 - x है, तो ये बन जाएगा 10x - x² एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एग्जैक्ट वैल्यू हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें उसने टर्म दी नहीं है अभी कि कितनी है एक भी चीज़, तो अभी हमें एरिया ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे हम और भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको 2x मान लूँगा तो उस हिसाब से ये एडजस्ट हो जाएगा, करना आपको वही है। ठीक है, अब यहाँ हमारा पूरा इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है फर्स्ट एक्सरसाइज का। अब हम आराम से, आप पहले एक बार खुद से फर्स्ट एक्सरसाइज को ट्राई कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करवाऊँगा।